बताओ हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्री टर्म लेबर है ना, या प्री टर्म बर्थ, प्री टर्म लेबर या प्री टर्म बर्थ या प्रीमेच्योर लेबर। प्री टर्म लेबर किसे कहते हैं? डेफिनेशन है इसकी, डेफिनेशन है लेबर दैट स्टार्ट आफ्टर 20 वीक्स बट बिफोर कंप्लीशन ऑफ 37 वीक्स फ्रॉम द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। मतलब कि ऐसा लेबर जो कब स्टार्ट होता है, ऐसा बर्थ जो 20 वीक्स के बाद में हो लेकिन 37 वीक्स से पहले, ऐसा बर्थ क्या कहलाएगा? प्री टर्म लेबर कहलाएगा। अच्छा मतलब 20 वीक्स से पहले हो तो उसको क्या बोलेंगे? अबॉर्शन बोलेंगे ना। 20 वीक्स के बाद में और 37 वीक्स से पहले क्या कहलाएगा? प्रीमेच्योर लेबर या प्रीमेच्योर बर्थ। ठीक है, इसके कारण क्या है? कॉजेस। पहला है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। अगर पहले कभी स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हुआ है तो डॉक्टर को पता रहेगा कि भाई इसके पहले भी अबॉर्शन हो चुका है, तो नेक्स्ट टाइम वो डॉक्टर क्या करेगा, वो उस अबॉर्शन को नहीं होने देगा। वो कोशिश करेगा कि हो सकता है अबॉर्शन होने से पहले हम बेबी को बाहर निकाल लें, तो प्रीमेच्योर बर्थ हो गया। समझ रहे हैं ना? अगर लेट स्टेज में अबॉर्शन होता है तो डॉक्टर का यही रहेगा कि हम इसको बेबी को निकाल लें, पहले ही जो हम बर्थ करवा दें बजाय अबॉर्शन होने के। ठीक है। अच्छा अगर अबॉर्शन हो गया तो डॉक्टर को पहले पता है कि पहले अबॉर्शन हुआ है, यानी उसको कॉज पता है क्या कारण थे कि पहले अबॉर्शन हो रखा है, तो अगली बार जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो वो अबॉर्शन होने देगा नहीं। उसकी कोशिश रहेगी कि हम अबॉर्शन होने से पहले, या अगर बेबी लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर रहा, टर्म तक 38 वीक 40 वीक तक नहीं जा रहा, तो हम उससे पहले उसको बॉर्न करवा लें। ठीक है, तो ये इसका है। अब स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हुआ है पहले तो हो सकता है जब नेक्स्ट टाइम कंसीव करें तो उसमें हम क्या करें, उसको प्रीमेच्योर बर्थ करवाना पड़ जाए। दूसरा कारण है प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया क्या होता है? एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया कंडीशन जिसमें बीपी 190 mmHg, प्रोटीनूरिया और एनीमिया, ये सिम्टम देखने को मिलते हैं। ये सिम्टम क्या है? प्री एक्लेम्सिया की अगर कन्वर्जन आ जाए तो एक्लेम्सिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये प्री एक्लेम्सिया की जो सिम्टम है ये क्या करवाते हैं? स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, या हम कह सकते हैं प्री टर्म बर्थ करवा सकते हैं। ठीक है, यानी प्री एक्लेम्सिया के कारण भी प्री टर्म बर्थ हो सकता है। ठीक है। अच्छा फीमेल का पता करना हो कि भाई उसको प्री एक्लेम्सिया के सिम्टम दिख रहे हैं तो वो कब दिखते हैं और कैसे दिखते हैं? जब फीमेल डॉक्टर के पास जाएगी एंटीनेटल चेकअप के लिए। एंटीनेटल चेकअप पता है ना? कम से कम 4 एंटीनेटल चेकअप जरूरी हैं। जब फीमेल एंटीनेटल चेकअप के लिए जाती है तभी तो डॉक्टर उसको एग्जामिन करता है, उसका बीपी चेक करेगा ना, उसके पैडल ईडीमा को चेक करेगा, ईडीमा है क्या पैरों में, है ना, प्रोटीन यूरिया को चेक करेगा, यूरिन के अंदर प्रोटीन की प्रेजेंस को चेक करेगा, तो उससे पता चलता है कि इसको क्या है? प्री एक्लेम्सिया। ठीक है, और ऐसी कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है जो फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में कंसीव की है। उसके बाद में मेडिकल और सर्जिकल इलनेस एंड ऑपरेशन। पहले कभी ऑपरेशन हुआ है, सी सेक्शन हुआ है, समझ रहे हैं, तो हो सकता है उसकी वजह से, या पहले कभी हिस्ट्री हुई हो प्री टर्म बर्थ की, उस वजह से दोबारा दूसरा बेबी भी जो है प्री टर्म बर्थ ही हो, ज़्यादातर चांस रहते हैं। अगर पहले मतलब सी सेक्शन हुआ, सी सेक्शन पता है ना, सिजेरियन सेक्शन, पहले सी सेक्शन हुआ है या स्पॉन्टेनियस बर्थ हुआ है, प्री टर्म बर्थ हुआ है, तो नेक्स्ट बेबी भी प्री टर्म बर्थ का रहेगा। उसके बाद में प्रेजेंट एंड पास्ट ऑब्स्टेट्रिक प्रॉब्लम, कोई ऑब्स्टेट्रिक प्रॉब्लम रही हो, हेरिडिटरी फॉर्म बोल रहा हो, है ना, गायनेकोलॉजिकल कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम रही हो, उससे भी ये देखने को मिलता है कि ज़्यादातर बेबी जो है प्री टर्म बर्थ होते हैं। ठीक है, उसके बाद में इंट्रा यूट्राइन डेथ, मल्टीपल प्रेगनेंसी, प्लासेंटल एब्नॉर्मलिटी। अच्छा इंट्रा यूट्राइन डेथ मतलब
है ना, इंट्रायूटेराइन डेथ हो गई है। तो अगर इंट्रायूटेराइन डेथ की कंडीशन है तो डॉक्टर किसी फीमेल की पास्ट में हिस्ट्री है कि भाई उसके पेट में ही बच्चा डेड हो गया है, तो डॉक्टर जो है इस चीज़ को अपने कंसर्न में रखता है, कि वो ध्यान में रखता है कि भाई हमें अगली बार जो है इस चीज़ को नहीं होने देना है ना। अच्छा, ये इंट्रायूटेराइन डेथ का RH इनकम्पैटिबिलिटी भी इसका कारण हो सकता है। RH इनकम्पैटिबिलिटी हो सकता है ना। तो RH इनकम्पैटिबिलिटी की कंडीशन में इंट्रायूटेराइन डेथ हो जाती है, उसको रोकने के लिए डॉक्टर क्या देता है? एंटी डी देता है ना। फर्स्ट डिलीवरी के बाद में एंटी डी देता है ना, 72 घंटे के अंदर। कितना देता है? 300 माइक्रोग्राम। 300 माइक्रोग्राम देता है। 300 माइक्रोग्राम डोज कितना है? 300 माइक्रोग्राम है ना, 72 घंटे के अंदर, डिलीवरी के 72 घंटे के अंदर। या अबॉर्शन हुआ है तब भी, ठीक है, अबॉर्शन में देता है 50 के करीब देता है, 50 माइक्रोग्राम के करीब। अगर अबॉर्शन हुआ है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन हुआ है, तो 50 माइक्रोग्राम के करीब एंटी डी गामा ग्लोबुलिन देता है, ठीक है। तो इंट्रायूटेराइन डेथ की कंडीशन है तो डॉक्टर इस चीज़ को कंसर्न में रखेगा कि भाई पहले बेबी जो है इंट्रायूटेराइन डेथ हो चुकी है, तो वो हो सकता है बेबी को बचाने के चक्कर में प्री टर्म डिलीवरी करवानी पड़ जाएगी। उसके बाद में मल्टीपल प्रेगनेंसीज मतलब फीमेल 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे ऑलरेडी, तो हो सकता है उसकी वजह से भी प्री टर्म डिलीवरी देखने को मिल जाए, है ना। जो फीमेल जल्दी जल्दी प्रेग्नेंट होती है ना, गैप नहीं देती है, जैसे हम कहते हैं ना कि 3 साल का गैप होना चाहिए, 3 साल का गैप नहीं है। अभी बेबी हुआ, फिर थोड़े टाइम के बाद में, मतलब कि 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने के बाद में फिर दोबारा से बेबी कंसीव कर लिया, है ना। तो ये मल्टीपल प्रेगनेंसी कंटिन्यू चली जा रही है, तो इससे क्या है, यूट्रस को हैबिट हो जाती है, तो इसलिए क्या उसके डिलीवरी जो है जल्दी हो सकती है, प्री टर्म बर्थ हो सकता है। अच्छा, आपको पता है कि ये जो डिलीवरी कंसीव करते हैं, तो एक डिलीवरी कंसीव करने बर्थ हो गया, बर्थ के बाद में डॉक्टर वो जो नेक्स्ट बेबी कंसीव करना है, नेक्स्ट बेबी कंसीव करना है, तो उसमें कितना टाइम लगता है? अभी पहला बेबी हुआ है, अभी नेक्स्ट कंसीव करना है, तो उसमें कितना टाइम लग जाएगा? 3 साल? नहीं, नॉर्मल कंडीशन में, मतलब कि अभी पहला बेबी कंसीव, अभी पहला बेबी डिलीवर हो गया, अभी दूसरा बेबी अगर होता है बाई चांस, तो कब फीमेल कंसीव कर लेती है, कब गर्भ धारण कर सकती है फीमेल, कितने टाइम के बाद में कर सकती है? कितना? 3 मंथ, 6 मंथ, 6 मंथ कर सकती है। क्यों 6 मंथ? क्यों 3 मंथ या 2 मंथ क्यों नहीं? क्योंकि मदर 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है। उस ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के प्रोसेस में फीमेल को ये जो है मिलता है कि भाई वो जो है 6 महीने तक कम से कम प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करेगी, ठीक है। इसलिए मदर को 6 मंथ तक जो है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाना अनिवार्य है। और जो फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती हैं, उनमें प्रेगनेंसी कंसीव 1 महीने 2 महीने के बाद में स्टार्ट हो जाता है, पीरियड आना स्टार्ट हो जाता है। अगर मदर बेबी को करवा रही है फीडिंग 6 मंथ तक, तो इजीली जो है कंसीव नहीं होगा, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से, ब्रेस्ट फीडिंग कारण है इसका। और उसके बाद में प्लासेंटल एब्नॉर्मलिटी, प्लासेंटल एब्नॉर्मलिटी की वजह से प्री टर्म बर्थ होता है। अब मुझे बताओ प्लासेंटल एब्नॉर्मलिटी कौन सी है? प्लासेंटल एब्नॉर्मलिटी मतलब कि प्लासेंटा अपनी जगह पे सिचुएटेड नहीं है, या एब्नॉर्मली टाइम से पहले ही वो सेपरेट हो गई है यूट्रस से। प्लासेंटा एब्रप्सियो प्लासेंटा और प्लासेंटा प्रीविया, तो 2 है ना, प्लासेंटल एब्नॉर्मलिटी है ना 2, एब्रप्सियो प्लासेंटा या प्लासेंटा प्रीविया। जब प्लासेंटा लोअर यूट्राइन सेगमेंट में सिचुएटेड होती है तो उसको बोलते हैं प्लासेंटा प्रीविया। और वो अगर 37 वीक से पहले सेपरेट हो जाए तो पहले से बताने ब्लीडिंग होती है, इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ, वो देखा नहीं तुमने, समझ रहे ना। अगर प्लासेंटा टाइम से पहले ही सेपरेट हो जाती है तो बेबी कैसे सर्वाइव करेगा? तो उसके लिए डॉक्टर को सी सेक्शन करना पड़ता है ना, इमरजेंसी कंडीशन में।
तो प्लासेंटा प्रीविया और एपोक्सो प्लासेंटा भी इसके कारण है। किसके? प्रीटर्म बर्थ के, प्रीटर्म बर्थ के कारण है प्लासेंटा प्रीविया और एपोक्सो प्लासेंटा, जिनको हम बोलते हैं प्लासेंटल एब्नॉर्मलिटीज। नेक्स्ट है पॉलीहाइड्रोम्नियोज, एक्सेसिव अमाउंट में एमनियोटिक फ्लूइड का होना पॉलीहाइड्रोम्नियोज कहलाता है। कितने से ज्यादा? 1500 से 2000 ml, बताया था ना। पॉलीहाइड्रोम्नियोज कंडीशन है 2000 ml से अगर ज्यादा एमनियोटिक फ्लूइड है तो उसको हम पॉलीहाइड्रोम्नियोज कहते हैं। अच्छा, टर्म पे कितना होता है एमनियोटिक फ्लूइड डिलीवरी के टाइम पे? टर्म 600 से 800 ml है ना, और 36 से 38 वीक पे 800 से 1000 ml तक हो सकता है ना। अगर पॉलीहाइड्रोम्नियोज की कंडीशन है तो वो भी एक प्रीटर्म बर्थ का कारण हो सकती है ना। प्रेशर बनेगा, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकती है। मेम्ब्रेन है एमनियोटिक मेम्ब्रेन जो फीटल के चारों तरफ है, वो मेम्ब्रेन प्रीमेच्योरली रप्चर हो सकती है, उसकी वजह से प्रीटर्म बर्थ हो सकता है। उसके बाद में APH इन प्रेजेंट प्रेगनेंसी, अगर एंटीपार्टम हेमरेज की कंडीशन है तो उसमें भी जो है ये देखने को मिल सकता है। ओके, अभी हम देखते हैं असेसमेंट। नर्स क्या क्या असेसमेंट करेगी, ठीक है। असेसमेंट करेगी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जब बेबी बॉर्न होने वाला होता है तो उससे पहले यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नॉर्मल कंडीशन में आते हैं कितने? 30 to 70 सेकेंड, 30 to 70 सेकेंड। कॉन्ट्रैक्शन आएगा 30 से 70 सेकेंड के लिए। कितना आ सकता है? अबाउट 5 to 10 मिनट्स। मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा वो होगा 30 सेकेंड या 40 या 50 सेकेंड, यानी 30 to 70 सेकेंड हो सकते हैं, है ना। और कितने टाइम में? 5 मिनट में हो सकता है, 6 मिनट में हो सकता है, 10 मिनट में हो सकता है। जैसे अभी कॉन्ट्रैक्शन आया 30 सेकेंड के लिए, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अभी आया 30 सेकेंड के लिए, तो 5 मिनट बाद दोबारा आएगा, फिर दोबारा आएगा 5 मिनट बाद, 6 मिनट बाद, 10 मिनट बाद। लेकिन यह रेगुलर होता है। रेगुलर मतलब जैसे 5 मिनट बाद आया तो अगला भी 5 मिनट के बाद ही आएगा। इरेगुलर नहीं है, रेगुलर रहेगा, है ना। तो 5 to 10 मिनट के बाद में कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलेंगे। को यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस एक्चुअली में इंडिकेशन है कि भाई डिलीवरी होने वाली है, बेबी जो है कम्स आउट होने वाला है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस ही इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इंडिकेट करेगा कि भाई अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस है तो वो इंडिकेट करेगा प्रीमेच्योर डिलीवरी या प्रीटर्म बर्थ हो सकता है, ठीक है। दूसरा है एब्डोमिनल क्रैम्पिंग मे बी डायरिया। क्रैम्पिंग एब्डोमिन के अंदर क्या हो रहा है? क्रैम्पिंग मतलब कि क्रैम्पिंग हो रहा है, डायरिया के साथ भी हो सकता है। ये चीज़ भी हम असेस करेंगे। उसके बाद में लो बैक पेन विद पेल्विक प्रेशर, पेल्विक प्रेशर के साथ में बैक में फीमेल मदर के बैक में पेन हो रहा है। किसके साथ में? एब्डोमिनल लो बैक पेन विद पेल्विक प्रेशर। प्रेशर कब राइज होता है पेल्विस के अंदर? जब बेबी कम आउट होने वाला होता है। समझ में आ रही बात? पेल्विस के अंदर प्रेशर कब लगेगा? जब बेबी को बाहर आना होगा, है ना। या तो जो लेबर की प्रोसेस स्टार्ट होने वाली होगी तो पेल्विस के अंदर प्रेशर पड़ता है, ठीक है। तो लो बैक पेन विद पेल्विस प्रेशर ये हम चेक करेंगे। हैवीनेस लगेगा फीमेल को, एकदम हैवी लगेगा कि हाँ भैया कुछ होने वाला है। फीमेल को ऐसा महसूस होता है, हैवी जैसा। उसके बाद थिकर ब्लडी ब्राउन और कलरलेस ऑर्डरलेस डिस्चार्ज फ्रॉम दी वजाइना। मैंने कहा था कि जिसको हम बोलते हैं शो में क्या है? जो म्यूकस प्लग है वो हट जाता है और एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाता है ना। यानी ब्लडी या थिकर या ब्राउन या कलरलेस किसी भी तरीके का फ्लूइड अगर बाहर आ रहा है इसका मतलब है कि प्लग हट चुका है। समझ रहे बात? म्यूकस प्लग हट चुका है, शो की कंडीशन है, ठीक है। अब जब म्यूकस प्लग हट चुका है, शो की कंडीशन है, तो ये डिफाइन करता है कि भाई डिलीवरी तो होगी। पता है ना? शो बताया था मैंने। म्यूकस प्लग का हट जाना और एमनियोटिक फ्लूइड का रप्चर होकर एमनियोटिक फ्लूइड का बाहर आना शो कहलाता है। पता है ना? तो शो हो रहा है, इसका मतलब वो प्रीटर्म बर्थ को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद में डायग्नोसिस, क्या क्या डायग्नोसिस हम इसमें कर सकते हैं। डायग्नोसिस की बात करें तो सर्वाइकल डायलेटेशन को चेक करेगी नर्स जो है, वो सर्विक्स का डायलेट कितना हो रहा है उसको चेक करेगी। सर्विक्स का डायलेटेशन 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर तो वो इंडिकेट नहीं करता कि भाई डिलीवरी मतलब होनी चाहिए, ठीक है, नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर चल जाएगा 5 दिन 10 दिन 12 दिन। लेकिन अगर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब है कि सर्विक्स डायलेट हो रही है। और सर्विक्स डायलेट होगी तो प्रेगनेंसी होल्ड होगी क्या?
नहीं होगी, बेबी आएगा। सर्विक्स अगर डायरेक्ट हो जाएगी तो क्या आएगा, बेबी आएगा, सीधी सी बात है। उसके बाद में सर्वाइकल इफेसमेंट, मैंने बताया सर्वाइकल इफेसमेंट क्या होता है, सर्विस की थिनिंग। सर्वाइकल क्या करती है, सर्विस जो है वो थिन होती जाती है, इफेसमेंट यही इफेसमेंट कहलाता है। सर्विस का थिनिंग होना और उस लेयर का पतला होना, उसकी जो है लेयर स्ट्रेच हो जाएगी और ये कहलाता है इफेसमेंट, ठीक है। उसके बाद में रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन मोर देन 4 टाइम पर आवर, मतलब कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन 4 टाइम पर आवर, 1 घंटे में कम 4 से भी ज़्यादा है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन 1 घंटे में 4 से भी ज़्यादा, तो वो इंडिकेट करता है कि भाई प्रीटर्म बर्थ करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शंस शो कर देते हैं कि डिलीवरी होने वाली है। उसके बाद में फनलिंग ऑफ इंटरनल ओएस। फनलिंग ऑफ इंटरनल ओएस का मतलब होता है कि इंटरनल ओएस के अंदर जो एमनियोटिक शेक है वो आ गया है। एमनियोटिक शेक जो है कहाँ गया है, इंटरनल ओएस के अंदर। तो बड़ा ये क्या होगा, सर्विक्स होती है, सर्विक्स के पार्ट होते हैं, ये वाला जो पार्ट है अंदर वाला ये कहलाएगा इंटरनल ओएस, और बाहर वाला जो है ये कहलाएगा एक्सटर्नल ओएस, ठीक है। तो जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन में क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड है, तो मेम्ब्रेन क्या है, वो मेम्ब्रेन जो है आ गई है यहाँ पे, कहाँ गई, इंटरनल ओएस तक आ गई है वो मेम्ब्रेन। ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये फनलिंग ऑफ इंटरनल ओएस, यानी एमनियोटिक मेम्ब्रेन इंटरनल ओएस तक आने का मतलब वो आने वाले टाइम में क्या रप्चर ही होगी, ठीक है, अगर उसके ऊपर ध्यान ना दिया गया तो। उसके बाद में वजाइनल डिस्चार्ज, वजाइना से अगर डिस्चार्ज हो रहा है इसका मतलब फ्लूइड बाहर आ रहा है, फ्लूइड बाहर आ रहा है मतलब कि वो इंडिकेट करता है कि शो की कंडीशन है या प्लासेंटा प्रीविया की कंडीशन है। वजाइना से फ्लूइड कब बाहर आएगा, जब या तो प्लासेंटा हटेगी तब, या एमनियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी तब, है ना। अगर वो सब चीज़ें हो रही है इसका मतलब बेबी को अभी आना है, तो ये प्रीटर्म बर्थ को इंडिकेट करता है, ठीक है ना। ओके, अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, ठीक है। प्रीटर्म बर्थ की कंडीशन है या यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बड़े हुए हैं या फिर शो की कंडीशन है, तो क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं नर्स विद डॉक्टर, ठीक है। तो हम इसे मैनेजमेंट करेंगे। एडवाइज टू टेक रेस्ट इन लेफ्ट लैटरल पोजीशन। फीमेल जो मदर है उसको हम एडवाइस करेंगे, नर्स एडवाइस करेगी किसके लिए, लेफ्ट लैटरल पोजीशन रेस्ट करने के लिए, ठीक है। रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फीमेल जब तक रेस्ट करेगी उसको एंजाइटी नहीं होगी, एंजाइटी होने से बचाना है। अगर फीमेल को एंजाइटी होगी तो उसका यूट्राइन के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो डिमिनिश हो जाएगा, कम हो जाएगा, इंटरप्शन आ जाएगा उसके अंदर, है ना। अगर यूट्राइन कैविटी के अंदर ब्लड फ्लो कम होगा, प्लासेंटा के अंदर ब्लड फ्लो कम होगा, तो सीधी सी बात है फीटस को भी ब्लड कम मिलेगा, ठीक है। इसलिए हमें रेस्ट देना है, फीमेल को पैनिक नहीं होने देना। अगर फीमेल पैनिक होगी तो मतलब बेबी के लिए ये बहुत ही प्रॉब्लम वाली कंडीशन है, उसको ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फीमेल को रेस्ट देना है। लेफ्ट लैटरल पोजीशन अपन यूज करते हैं मोस्टली, पता है ना। सुपाइन पोजीशन अपन ज़्यादातर यूज नहीं करेंगे क्योंकि उससे क्या हो सकता है, सुपाइन हाइपोटेंशन, इसलिए हम लेफ्ट लैटरल या राइट लैटरल, मेनली लेफ्ट लैटरल यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में वुमन फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल रेस्ट आर दी हाईएस्ट प्रायोरिटी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको दी गई है, फीमेल के फिजिकल और साइकोलॉजिकल रेस्ट के लिए। फिजिकल रेस्ट बॉडी को रेस्ट, साइकोलॉजिकल मतलब उसको दिमाग में टेंशन नहीं होनी चाहिए, वो ऐसा सोचेगी क्या हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो टाइम से पहले बेबी हो जाए, पैनिक हो जाएगी ना, कहीं अबॉर्शन ना हो जाए, उसके 10 तरह की बातें आती है दिमाग में, तो हमें उससे बचाना है, उसको साइकोलॉजिकली सपोर्ट देना है कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। हमें देखो, हमें उसकी रियल कंडीशन से हमें उसको बताना है, हम उसको रियल कंडीशन बताएंगे कि ये कंडीशन है और इसकी वजह ये हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन और फ़ायदा उसको मैनेज करने के तरीके। जब हम उसको बता देते हैं कि इस प्रॉब्लम को ऐसे मैनेज कर सकते हैं हम, तो उसकी टेंशन क्या दूर हो जाती है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, है ना। एंजाइटी दूर करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि रियल कंडीशन को बताओ और उस रियल कंडीशन का सॉल्यूशन है वो उन्हें बताना चाहिए। अगर उनको रियल कंडीशन का सॉल्यूशन पता होगा तो वो पैनिक नहीं होगी, घबराएगी नहीं, उसको पता है कि अगर ऐसा ऐसा हुआ तो ऐसा ऐसा कर सकती है ना। जो है नर्स और डॉक्टर हमारे लिए ऐसे ऐसे हेल्पफुल रहेंगे। तो हमें क्या है, फिजिकली और साइकोलॉजिकली उसको रेस्ट देना है ना, ताकि क्या होगा, एंजाइटी ना हो। अगर एंजाइटी होगी तो क्या होगा, यूट्राइन जो ब्लड फ्लो है, यूट्राइन ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। इसीलिए हमें क्या उसको रेस्ट देना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। उसके बाद में गिव टोकोलाइटिक ड्रग्स,
टोकोलाइटिक ड्रग्स क्या होती हैं? ऐसी ड्रग्स जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को होने से रोकती हैं। आगे नहीं बात समझ में? टोकोलाइटिक ड्रग्स ऐसे एजेंट होते हैं, एनी एजेंट दैट डिमिनिश यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बाय रिड्यूसिंग मायोकार्डियल एक्साइटेबिलिटी। ठीक है, मतलब टोकोलाइटिक ड्रग्स ऐसे एजेंट होते हैं जो यूट्राइन कैविटी के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं उनको रोकते हैं। और रोकने का क्या तरीका है? क्योंकि यूट्राइन कैविटी में जो मिडिल लेयर है मायोमेट्रियम, वो लेयर ये जो है कॉन्ट्रैक्शन लेयर रिस्पॉन्सिबल है। अगर मायोमेट्रियम जो लेयर है उसके अंदर जो एक्साइटेबिलिटी हो रही है उसको कम कर दिया जाए तो सीधी सी बात है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन भी कम हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे ना। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को होने से रोकना है किसके द्वारा? टोकोलाइटिक ड्रग्स के द्वारा। और उसके लिए एग्जांपल है रिटोड्रिन। कौन सी ड्रग है? रिटोड्रिन। ठीक है ना, मैंने बताया था अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं तो वो संकेत है कि बेबी बाहर आना चाह रहा है, डिलीवरी होने वाली है ना। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होने से पहले हमें रोकना है ना, क्योंकि डिलीवरी अगर टाइम से पहले कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगे तो प्री टर्म डिलीवरी हो जाएगी। समझ रहे हो ना बात को? टाइम से पहले अभी देखो 38, 39, 40 वीक्स की प्रेगनेंसी नहीं है, अभी 37 वीक्स से पहले की है। अगर टाइम से पहले अगर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगे इसका मतलब है बेबी आना चाह रहा है और ये प्री टर्म डिलीवरी है। तो हमें प्री टर्म डिलीवरी होने से रोकने के लिए जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं उनको रोकना है, और उनको रोकने के लिए हमें देना है टोकोलाइटिक एजेंट जिसमें है रिटोड्रिन। ठीक है, तो हम मेनली टोकोलाइटिक एजेंट्स यूज करते हैं किस लिए? कॉन्ट्रैक्शन को रोकने के लिए। ओके, उसके बाद में एडमिनिस्टर कॉर्टिकोस्टेरॉइड टू स्टिमुलेट फीटल पल्मोनरी सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन। क्या दे रहे हैं हम दे रहे हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे रहे हैं ताकि फीटस के अंदर ये जो है पल्मोनरी सर्फेक्टेंट क्या होता है? लिक्विड होता है जो फीटस का जो एयरवे है उसको ओपन रखने का काम करता है ना, एल्वेओलाई को एक्सपेंड और रिड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, जब बेबी बॉर्न होता है उसके बॉर्न होने के बाद भी ये जो सर्फेक्टेंट है, जो लिक्विड है, वो फीटस के लंग्स को मिच्योर करने का काम करता है। ठीक है, अगर फीटस का एयरवे ब्लॉक है या उसको प्रॉब्लम है, इसका मतलब है कि यहाँ पे सर्फेक्टेंट की कमी है। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, पल्मोनरी सर्फेक्टेंट को मेंटेन करने के लिए क्या देते हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं। ठीक है, उसके बाद में यूट्राइन एक्टिविटी इज मॉनिटर्ड कंटिन्यूअसली। यूट्राइन एक्टिविटी को कंटिन्यूअसली हमको मॉनिटर करते रहना है, कहीं कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं है, वजन ब्लीडिंग तो नहीं है, शो तो नहीं है, सारी चीज़ें हमें कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहना चाहिए। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़े हुए हैं, एक्टिविटी बढ़ी हुई है, शो की कंडीशन है, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है, तो हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, फिर तो डिलीवरी होगी। लेकिन हमें क्या इस चीज़ को रोकना है, प्री टर्म डिलीवरी होने से रोकना है ताकि बेबी जो है एट टर्म तक रुके रहे और उसके बाद हम डिलीवरी हो। नेक्स्ट है वाइटल साइन एंड फीटल हार्ट रेट आर चेक एवरी 15 मिनट। फीमेल के वाइटल साइन, मदर के वाइटल साइन और बच्चे की फीटल हार्ट रेट हमें टाइम टू टाइम मॉनिटर करनी है, चेक कर देनी है। ठीक है ना, देखो अगर फीटल हार्ट रेट बढ़ी हुई है, नॉर्मल फीटल हार्ट रेट कितनी होती है? 120 to 160, 120 to 120 से 160 है ना। अगर फीटल हार्ट रेट बढ़ी हुई है इसका मतलब फीटल डिस्ट्रेस है। फीटल क्या है? डिस्ट्रेस है, घबराया हुआ है, परेशान है, या फिर उसको प्रॉपर तरीके से आराम नहीं है। समझ रहे ना? इसलिए हमें क्या है, फीटल हार्ट रेट को चेक करते रहना है। समझ रहे? और मदर के वाइटल साइन को भी चेक करना है, क्योंकि मदर अगर घबराएगी, पैनिक करेगी तो बच्चा भी तो घबराएगा ना। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए हमें ये मैनेजमेंट करना होता है। पहला मैंने बताया फीमेल को रेस्ट देना है, लेफ्ट राइट पोजिशन बैठाना है, एंजाइटी से दूर रखना है उसको, एंजाइटी नहीं होनी चाहिए। टोकोलाइटिक एजेंट देने हैं ताकि वो कॉन्ट्रैक्शंस को, फीमेल के यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को रोका जा सके। उसके बाद में क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना है जो क्या करता है, पल्मोनरी सर्फेक्टेंट को मेंटेन करके रखता है, उनके प्रोडक्शन को बनाए रखता है। पल्मोनरी सर्फेक्टेंट क्या काम करते हैं? फीटल के एयरवे को क्लियर रखते हैं, ओपन रखते हैं। ओके, उसके बाद हम यूट्राइन एक्टिविटी को कंटिन्यूसली चेक करते रहना है और फीटल हार्ट रेट को भी चेक करते रहना। ओके, समझ में आया ना? चलो ठीक है, थैंक यू।